नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट और नालंदा इंस्टीट्यूट क्लासेस में। आज जो है हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और ये जो क्लासेस हैं वो मुख्यतः जो है पेट के संदर्भ में लाई जा रही हैं, जिसका कि एग्ज़ाम कब है 6 सितंबर को होने वाला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि हम टारगेट लेके चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम अपनी कम से कम क्लासेस यानी कि 15 से 20 क्लासेस में ख़त्म कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हम ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट फॉर पीएट एग्ज़ाम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातों को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए, बात करते हैं हम अपने संविधान की। तो दोस्तों संविधान एक तरीके का क्या है, बायोडाटा है। बायोडाटा है जो बताता है कि राज्य कैसा है। जैसे आपका बायोडाटा होता है तो आप अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है ना। उसी तरीके से संविधान किसको परिलक्षित करता है, किसी राज्य को। दोस्तों सबसे पहले एक बात है कि राज्य का मतलब यहाँ कोई स्टेट नहीं है। हम राज्य के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं और संविधान पढ़ रहे हैं तो हमें अपने आप में समझ जाना चाहिए कि राज्य का मतलब हम पूरे के पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो संविधान और बायोडाटा, तो संविधान का जो जो राज्यों का जो बायोडाटा है वही क्या है, संविधान। अब संविधान लिखने से पहले उसके विज़न कि भाई साहब संविधान जो है ये बार बार तो लिखा नहीं जाएगा, तो आगे आने वाले समय में इसकी प्रासंगिकता जैसी है वैसी ही बनी रहे, इसके लिए संविधान के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए। ठीक है, अब उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे अच्छी बात है कि संविधान को कैसा बनाया गया, जीवंत दस्तावेज। कैसा, जीवंत दस्तावेज। यहाँ जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीवंत का मतलब है कि संविधान समय, परिस्थितियों और काल के अनुसार अपने आप को बदलेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए भारत का संविधान जो है दोस्तों उसको जीवंत संविधान की संज्ञा दी गई है। चलिए, तो इन विजन और मिशन को एक जगह जो लिख दिया गया है संविधान में वो है प्रस्तावना। और आज हमारी जो बेसिक और मौलिक और प्राथमिक चर्चा होगी इसी प्रस्तावना को लेकर होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम अपनी प्रस्तावना को शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं। जी, जस्ट ए मिनट। प्रस्तावना, देखिए जैसे आपने बहुत सारी पुस्तकें देखी होंगी, तो पुस्तकों के आगे एक प्रस्तावना होती है। पुस्तकों के आगे एक प्रस्तावना दी हुई होती है जो ये बताती है कि पुस्तक के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें समाहित हैं। उसी तरीके के से संविधान के शुरुआती पृष्ठ पे हमारा क्या है, प्रस्तावना है, और जो ये बताता है कि संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या समाहित है। तो प्रस्तावना को दोस्तों वैसे तो ये प्रस्तावना जो है वो हर एक व्यक्ति को याद होनी चाहिए, लेकिन क्या है, याद नहीं होती है। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स आज डिस्कस करेंगे ताकि प्रस्तावना जो है आपको कंठस्थ हो जाए। और अगर कंठस्थ ना भी हो पाए तो उसके जो मौलिक विचार हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मेमोराइज़ हो जाएं। हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर पाएँ। चलिए, तो एक ट्रिक जो है उसको डिस्कस कर देते हैं हम कि संविधान शुरू कहाँ था, हम भारत के लोग से। संविधान की शुरुआत कहाँ से, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत किन शब्दों से हुई है, हम भारत के लोग।
तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि बताइए प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई है। तो प्रस्तावना की शुरुआत किससे हुई है? हम भारत के लोग से हुई। और ये भारत के लोग जो हैं, ये भारत के लोग जो हैं वो दोस्तों भारत की शासन सत्ता के शक्ति का केंद्र हैं। क्या हैं? शक्ति का केंद्र हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे शक्ति का केंद्र हमको गांव के बगल का एक इंसान नहीं पूछता और हम शक्ति के केंद्र हैं। वास्तव में दोस्तों आप शक्ति के केंद्र हैं। आप सरकार को बनाते हैं, सरकार को गिराते हैं, तो आप शक्ति का केंद्र कौन है? आप। बट वही है कि आप अपने वोटिंग राइट को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसका मूल्य नहीं समझते हैं, बस दिक्कत ये है। तो बिना डाइवर्ट हुए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे ट्रिक पे कि किस तरीके से हम प्रस्तावना को याद कर सकते हैं। पहली बात हमने बताई कि शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। तो हमारी जो ट्रिक है वो है हमारे प्रभु शपथ लो गणतंत्र की। हमारे प्रभु शपथ, जस्ट मिनट, शपथ लो गणतंत्र की। हमारे प्रभु शपथ लो गणतंत्र की। ठीक है, तो हमारे प्रभु, अब इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, है ना। हमारे से क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, प्रभु से यहाँ है प्रभुत्व संपन्न। प्रभु से क्या मतलब है? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, शपथ से दोस्तों है सा से मतलब समाजवादी। पथ मतलब है यहाँ पंथ निरपेक्ष। ठीक, ये पंथ निरपेक्ष जो है ना, ये इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। पंथ निरपेक्ष जो है वो धर्म निरपेक्ष का एक उच्चतम बिंदु है। एक धर्म में कई पंथ हो सकते हैं, तुम पंथों को लेकर भी अपने विचारों को वाइज नहीं कर सकते। धर्म तो बहुत दूर की बात हुई। ठीक है, अब पथ से क्या हो गया दोस्तों? पंथ निरपेक्ष। लो से मतलब लोकतांत्रिक। लो से मतलब क्या हो गया? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणतंत्र मतलब गणराज्य। तो इस संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं। तो अब गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना के लिए अब दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं हम थोड़ा। इनके आगे जो आता है वो आते हैं न्याय। तो दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। तो 3 प्रकार के ये न्याय जो हैं वो क्या क्या हैं? जस्टिस। तो 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों। सामाजिक, हम बात करते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है, हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय, हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की। दोस्तों यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को क्यों मेन पॉइंट बनाया गया है? रीजन जो है किसी भी देश के उत्थान, किसी भी देश के विकास और किसी भी समाज का विकास उनकी राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर करता है। अगर कोई समाज राजनीतिक रूप से सक्षम है तो वो अपने और अपने समाज के लिए न्याय को सुनिश्चित कर सकता है। अगर कोई समाज आर्थिक रूप से सक्षम है तो वह समाज सामाजिक न्याय ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सामाजिक न्याय के लिए इन 2 न्यायों का होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आगे और क्या है दोस्तों? 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार की समानता और 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है,
5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात क्या की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है दोस्तों? विचारों की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, धर्म और विचार अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता। जस्ट मिनट। स्वतंत्रता, ठीक है। तो दोस्तों 5 प्रकार की लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि 5L। ये क्या है? संविधान में 5L की बात की गई है, 3J की बात की गई है, ठीक है। तो 5L यानी कि 5 लिबर्टी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? विचार की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, हमारे विचारों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, हमारे जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति खुले रूप से खुले मंच पे रख सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों, कि हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं बेरोक-टोक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, ठीक है ना, और उसकी बातों के, उसकी आइडियोलॉजी को हम प्रसारित और प्रचारित कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता है कि हमारा बिलीफ जो है, जो भी हमारा बिलीफ है, हमारा विश्वास जो है जिस पर भी है, वो हमारा निजी मसला है, तो उस पर कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी इंस्टीट्यूशन उस पर आघात नहीं कर सकता है। उपासना की स्वतंत्रता दोस्तों, आप अपने धर्म के अनुसार उपासना कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की उपासना हो, आपके धर्म के अनुसार आप अपनी उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य इस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं आरोपित कर सकता है। हालांकि इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगता है, लेकिन वो कुछ स्वतंत्रताएं जो हैं हमारी बाधित की जाती हैं, लेकिन वो किसी आपात स्थिति में होती हैं। नॉर्मली ये स्वतंत्रताएं कभी भी बाधित नहीं की जाती। अब बात करते हैं दोस्तों कि समानता कितने प्रकार की हमारी? इक्वलिटी। अब बात करते हैं इक्वलिटी, समानता। तो समानता जो है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को हमारे संविधान में उद्घाटित किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। दोस्तों प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा, किन्हीं दो व्यक्तियों को हम व्यक्तिनिष्ठ होकर नहीं देख सकते, हम मानव को मानव की तरह से ही देख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति आ गया तो दोनों व्यक्तियों की, दोनों मानव हैं तो दोनों मानवों की प्रतिष्ठा एक जैसी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा में समानता होनी चाहिए, ठीक है। और अवसर की समानता दोस्तों, की कोई अवसर है, कोई किसी भी प्रकार की, जैसे जॉब है तो जॉब क्रिएशन में किसी भी व्यक्ति विशेष या धर्म, संप्रदाय या जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको वहाँ पर समानता या समान किया जाएगा और समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो थे वो हमारी संविधान की प्रस्तावना के कुछ की पॉइंट थे, जहाँ से संविधान जो है प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। अब आगे है संविधान की प्रस्तावना लिखा हूँ, तथा उन सभी, तथा जस्ट ए मिनट, तथा उन सभी, किन सभी? मतलब लोगों के बीच, तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता। अब देखिए संविधान में वो सारी चीज़ें, यानी कि प्रस्तावना में वो सारी चीज़ें सारगर्भित कर दी गई हैं जो आगे आने वाले 395 आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेंगी। अब राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की गरिमा, यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो वो व्यक्ति हमारे प्रति भी उदार रहेगा, और जब व्यक्ति व्यक्ति के प्रति उदार रहेगा तो राष्ट्रीय एकता को कोई संकट पैदा नहीं होगा।
अगर व्यक्ति व्यक्ति के प्रति उदार नहीं है, हम जातिवाद के ऊपर, हम धर्म के ऊपर अगर लड़ते रहेंगे तो व्यक्ति की गरिमा को ठेस कहीं ना कहीं पहुँचेगी। व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचेगी तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं चोट पहुँच सकती है। इसलिए संविधान निर्माताओं का विजन जो था दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग टर्म का था। इसलिए हमारा संविधान आज भी जो 1950 में जिस तरीके की उपयोगिता रखता था, वही उपयोगिता आज भी हमारे संविधान की है। ठीक है, तो तथा उन सभी में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, अब देखिए, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए या करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए, अगर बंधुता होगी तो सीधी सी बात है, व्यक्ति की गरिमा को कोई ठोस पहुंचाएगा ही नहीं। व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी तो राष्ट्रीय एकता को और अखंडता को कोई खतरा हो ही नहीं सकता। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जस्ट ए मिनट, तो बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में, अब बताइए दोस्तों, शुरुआत में संविधान के कितने अनुच्छेद जो हैं वो लागू किए गए थे, वो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएंगे। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना होगी। और दोस्तों, 5 तरीके की स्वतंत्रता, 3 तरीके का न्याय और 2 प्रकार की समानता के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे और कौन सी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हैं, जस्ट ए मिनट, वो हैं क्या, एक तो एकता, दूसरा अखंडता, ठीक है, और बंधुता। बंधुता कैसी होनी चाहिए? एकता, अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। हमने अब संविधान सभा को आज, और क्या इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। ठीक है, तो ये तो रही हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और जो की पॉइंट थे वो मैंने आपको बता भी दिए। जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि ट्रिक है हमारे प्रभु शपथ लो गणतंत्र की शुरुआत हुई हम भारत के लोग, जो शक्ति का केंद्र है किसकी, भारत की शक्ति का, क्योंकि हम जो हैं भारत के प्रथम व्यक्ति की, प्रथम नागरिक की, यानी कि भारत के जो शासन है, शासन सत्ता का सर्वोच्च पद है, उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम चुनते हैं। ठीक है, ना कि बाई बर्थ कोई भी व्यक्ति उस पद पे आके बैठता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को। ठीक है, पहला जो फैक्ट है, तो हमें बताना है कि प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया, या कह सकते हैं कि ऐसा संविधान किस देश ने बनाया जिसमें प्रस्तावना को समाहित किया गया।
जस्ट ए मिनट। तो संविधान जिसमें सर्वप्रथम, जस्ट ए मिनट, जिसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना को लाया गया। किस संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को लाया, या संविधान जिसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना को लाया गया, वो किस देश का संविधान था दोस्तों? वो था अमेरिका का संविधान। कौन सा संविधान था? अमेरिका का संविधान। ठीक है। अब बात हम प्रस्तावना की कर रहे हैं, तो प्रस्तावना के जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सारे आयामों को हम देख लेंगे। तो अब दूसरा जो फैक्ट है, कहा गया है कि प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो भाई साहब ये कहा है एन पालकीवाला ने, एन पालकीवाला। ठीक है। तो एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ठीक है। अब तीसरा जो फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है प्रस्तावना का स्रोत जो है वो 13 दिसंबर 1946 को, या प्रस्तावना है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो दोस्तों प्रस्तावना जो है वो कहाँ से निकली है? प्रस्तावना का विचार जो है वो उसका मूल विचार क्या है? तो इसका जो स्रोत है वो है JL नेहरू, जस्ट ए मिनट, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। तो JL नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया बताओ जरा? 13 दिसंबर को। हालांकि इसको पहले भी सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन वो संविधान सभा में रखा गया, लेकिन उसको पारित नहीं किया जा सका था। तो 13 दिसंबर 1946 को 1946 को पास हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो था JL नेहरू का, उसी रेजुलेशन से जो उद्घाटित या उद्भवित हुआ है वो ही है हमारी प्रस्तावना। तो अब नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। तो अगला जो फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते आए हैं, वो है प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया? पिछले पॉइंट में कहाँ तक हम पहुँच गए थे? 3 पॉइंट हो गए थे। ओके। तो प्रस्तावना का फोर्थ फैक्ट क्या है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लोगे भाई? बताओ। विचार हम कहाँ से ले सकते हैं? प्रचार वहाँ से ले सकते हैं जहाँ पहले विचार आ चुका हो या पहले उस तरीके की चीज़ें आ चुकी हों। तो प्रस्तावना सर्वप्रथम किस संविधान में देखने को मिली थी हमें? अमेरिका के संविधान में। तो प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। ठीक है। कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। अब पांचवा जो फैक्ट है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कौन? स्वतंत्रता, जस्ट मिनट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? ये जो 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में लाए गए हैं वो दरअसल कहाँ के मूल शब्द हैं, कहाँ इनको सर्वप्रथम प्रयोग में लिया गया और कहाँ से ये हमारे संविधान में समाहित किए गए? तो दोस्तों ये लिए गए हैं फ्रांस से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। वही नारे को स्लोगन को हमने क्या किया? अपनी संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया है।
अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है सामाजिक आर्थिक, यानी कि 3 प्रकार के जो हमने न्याय हमने देखे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो दोस्तों ये लिए गए हैं कहाँ से? रूस से। कहाँ से लिए गए? रूस से। नेक्स्ट फैक्ट है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, तो दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो यहाँ तक जो थे हमने प्रस्तावना से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण फैक्टों को डिस्कस कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा। आत्मा किसकी? आत्मा बात करेंगे आगे कि आत्मा किसकी है। तो यहाँ 2 चीज़ें आती हैं, एक तो दोस्तों संविधान, ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है राज्य। ठीक है, संविधान और राज्य। तो संविधान की आत्मा जो है, कुछ लोगों ने प्रस्तावना को माना है और कुछ लोगों ने आर्टिकल 32 को माना है। तो सामान्यतः जो है संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा माना जाता है। सामान्यतः संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा माना जाता है, क्योंकि यहाँ संविधान की सबसे ज़्यादा चीज़ें जो संविधान, पूरे संविधान को के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको परिलक्षित कर रही है हमारी प्रस्तावना। इसलिए संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को मानते हैं। और प्रस्तावना को सर्वप्रथम संविधान की आत्मा जो है वो कहने वाला व्यक्ति कौन था? जस्ट ए मिनट, JL नेहरू। कौन कहने वाला था? JL नेहरू। अब बात करते हैं, अब संविधान की, कुछ लोग संविधान की आत्मा क्या मानते हैं, वो है आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार हमको मुहैया करवाता है, हमको प्रोवाइड करवाता है। इसलिए BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि भाई साहब संविधान की आत्मा की तो बात हो गई। अब हमें ये बताइए कि राज्य की आत्मा किसको बोला गया है? राज्य की आत्मा किसको बोला गया है? तो राज्य की आत्मा दोस्तों, राज्य को निर्देश किस में मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? राज्य को निर्देश किससे मिलते हैं? DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य की आत्मा कही जाती है। यानी कि राज्य क्या कर सकता है इसके बारे में DPSP में निर्धारित किया गया है। जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो निगेटिव प्रकृति के होते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि राज्य क्या नहीं कर सकता है, इसलिए हम जो फंडामेंटल राइट हैं उनको नकारात्मक प्रकृति का मानते हैं। जबकि DPSP में ये कहा कि राज्य क्या कर सकता है और उस राज्य को क्या करना चाहिए, तो इनको इसलिए हम DPSP को सकारात्मक प्रकृति का मानते हैं, सकारात्मक प्रकृति का मानते हैं। अब दूसरा जो है और क्या बोला गया है? संप्रभुता। दूसरा क्या है? संप्रभुता जो है वो राज्य की आत्मा है। संप्रभुता जो है वो राज्य की आत्मा है। तो ये 2 चीज़ें राज्य की आत्मा कही गई हैं और प्रस्तावना और आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा कही जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि संप्रभुता किस चिड़िया का नाम है? संप्रभुता किस चिड़िया का नाम है? तो इसको जानने के लिए अगले पेज पे चलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं स्टेट के बारे में, यानी कि राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए जस्ट ए मिनट। देखिए राज्य क्या है? राज्य क्या है ये निर्धारित कौन करता है? ये निर्धारित कौन करता है? तो राज्य कब अस्तित्व में आ सकता है? राज्य जो है कैसे बन सकता है? तो
तो सबसे पहले राज्य के जो तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य के भाई साहब 4 तत्व हैं, 4 तत्व हैं। ये 4 तत्व राज्य के अंदर होने चाहिए, अदरवाइज़ हम किसी भी स्थिति में किसी चीज़ को राज्य नहीं कह सकते। ठीक है, वो 4 तत्व क्या हैं? देखिए, पहला क्या है? एरिया, यानी कि एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग। भाई साहब भूभाग है तो उसमें रहने वाले लोग होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? जनरल सी बात है, होंगे। तो जनसंख्या, उस भूभाग पे रहने वाली जनसंख्या। अब किसी भूभाग पे अगर जनसंख्या है तो उसके रहने, उसके कार्य करने और उसके लिए कुछ निर्धारित नियम कानून कायदे होंगे। तो नियम कानून कायदे जो होंगे वो कौन निर्धारित करेगी? वो करेगी सरकार। क्योंकि जनसंख्या यानी कि जनता, जनसंख्या मतलब क्या है? जनता। तो जनता को यदि कोई परेशानी होगी, यदि जनता के बीच कोई क्लैश होगा तो उसको दूर कौन करेगी? सरकार। ठीक है, और सरकार कैसी होनी चाहिए भाई साहब? सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। जस्ट ए मिनट, कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। तो संप्रभु सरकार होनी चाहिए। ये संप्रभु शब्द ये जो संप्रभु तत्व है, ये सबसे अनिवार्य तत्व है। कैसे अनिवार्य तत्व है? क्योंकि अगर संप्रभुता, राज्य या सरकार की संप्रभुता नहीं होगी, सरकार भी क्या है? राज्य है। राज्य क्या है? सरकार है। तो सरकार अगर संप्रभु नहीं होगी, संप्रभु का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि अगर सरकार अपना कोई निर्णय ले रही है तो वो स्वतंत्र रूप से लेगी, उस पर कोई अन्य राज्य, जैसे भारत की सरकार ने कोई निर्णय लिया तो अमेरिका उस पर हस्तक्षेप नहीं लगा सकता, अमेरिका उस पर दबाव नहीं बना सकता, और किसी अन्य देश की सरकार के दबाव में हमारी या भारत की सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि वो कैसी है? संप्रभु। वो अपने राज्य में रहने वाली जनता के हितों के बारे में सोचकर कोई भी निर्णय और डिसीजन लेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। राज्य के संदर्भ में अगर संप्रभुता की बात करें तो राज्य की अपनी एक सीमा होगी, निश्चित भूभाग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? निश्चित भूभाग। तो इस भूभाग, इस टेरिटरी को कोई बाधित नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य क्या है? संप्रभु। ठीक है, उसी तरीके सरकार के निर्णयों को कोई बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार कैसी है? संप्रभु। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमने है प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देखा। अब एक और जो है उस चीज़ को और डिस्कशन कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आता है। वो कौन सा अमेंडमेंट है? वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को? 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। वो शब्द कौन थे? 3 नए शब्द प्रस्तावना में, जस्ट ए मिनट, प्रस्तावना में जोड़े गए। शब्द कौन से हैं? वो 3 नए शब्द कौन से हैं? 3 नए शब्द कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, या संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो है वो जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़े और फैक्ट के बारे में चर्चा करें। हालांकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लास में प्रस्तावना को पूरी तरीके से निपटा दिया जाए। हालांकि अभी तक जितना आपने प्रस्तावना में पढ़ लिया है तो 90% चांस है कि क्वेश्चन अगर प्रस्तावना से बनता है तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो संविधान के उद्देश्यों और विचारधारा को समझाया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान के उद्देश्यों और विचारधारा को संविधान की प्रस्तावना में समझाया गया है। भारत के राज्य की प्रकृति कैसी है? संप्रभु है। राज्य की प्रकृति कहती है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक। हाँ, लोकतंत्रात्मक के बारे में बता दें, जस्ट ए मिनट।
लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक, यानी कि सरकार जो है वो चुनाव द्वारा चुनी जाएगी। सरकार को चुनाव द्वारा चुनना, तो ये क्या है, लोकतंत्रात्मक रवैये को हमारे भारत के संविधान में लोकतंत्रात्मक का शब्द का मतलब क्या है, सरकार को चुनाव द्वारा चुनना। और गणतंत्रात्मक का मतलब क्या है, गणतंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसके मुखिया को राज्य के मुखिया को का चुनाव किसके द्वारा, लोगों द्वारा। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मुखिया क्या है, बताइए। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि भारतीय राज्य का मुखिया कौन है। तो दोस्तों इसका मुखिया है राष्ट्रपति, ना कि पीएम। राष्ट्रपति भारत देश का मुखिया होता है। और पीएम जो होता है, जितने भी बाईलेटरल एग्रीमेंट हो, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हो, या किसी देश के साथ समझौता हो, किसी देश के साथ कोई सहयोग समझौता हो, तो इन सारे समझौतों पे साइन करता कौन, उन सारे समझौतों को पूरी तरीके से जो है मूर्त रूप कौन देता है, प्रधानमंत्री। लेकिन वो सारे समझौते राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रस्तावना के विभिन्न आयामों पे आज हमने चर्चा की, और मुझे लगता है कि प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही।